हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज हम लोग पॉलिटी चैप्टर 2 फेडरलिज्म का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। और इस पार्ट में हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, भारत में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को कुछ बात बताना चाहते हैं और उस बात को इस टॉपिक के साथ ही रिलेट करिएगा, फिर ये टॉपिक समझना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। और बात यह है कि जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाते हो। लाइक सुबह उठना है, 1 घंटा पढ़ाई करना है, फिर रेडी होकर स्कूल चले जाना है। फिर स्कूल से आना है, तब आपको लगता है कि पढ़ाई ज़्यादा हो गया है तो चलो भाई आराम कर लेते हैं। शाम में फिर से कोचिंग चले गए, फिर कोचिंग से आए तो 1 आध घंटा मोबाइल यूज कर लिए, रात में फिर से पढ़ने बैठ गए। अब आपसे सवाल ये है कि आपने रूटीन बना दिया, लेकिन क्या सिर्फ रूटीन बना देने से वो रूटीन सफल हो जाएगा क्या? तो कैसे हो जाएगा? कल आपको उठना होगा, पढ़ना होगा, मतलब नेक्स्ट डे से आपको उस रूटीन को प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर वो रूटीन सफल हो पाएगा। अदरवाइज वो रूटीन सफल होने वाला नहीं है। ठीक वैसे ही अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म के की फीचर क्या है, एंड व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। भारत में ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न हैं जो प्रोविज़न भारत को एक फेडरल कंट्री बनाता है। अब है कि उस फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न तो है यहाँ पर, जैसा कि बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को अगर सफल बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न होना चाहिए, जो हमारे देश में है। लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न सफिशिएंट नहीं है। हमारे देश में अगर फेडरलिज्म सफल हुआ है तो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न कर दिया गया कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, बल्कि जो रियल सक्सेस है, रियल सक्सेस का जो क्रेडिट है वो नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को जाता है। हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर है, उस नेचर ने हमारे देश में फेडरल सिस्टम को सफल बनाया। ये नेचर इस बात को इंश्योर करता है, किस बात को इंश्योर करता है, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को इंश्योर करता है कि नहीं भाई हमारे देश में फेडरल सिस्टम होना चाहिए। और स्पिरिट का मतलब सोल या प्रिंसिपल होता है, तो फेडरलिज्म के सोल को वो इंश्योर करता है। इसके साथ साथ हमारे देश की राजनीति डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है। वो मानकर चलता है कि हमारे देश में विविधता है, और अगर विविधता है तो अलग अलग तरह के जो लोग हैं उन लोगों को साथ मिलकर रहना चाहिए। अब जिस देश में जो लोग हैं और जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, अगर ऐसा होगा तो साधारण सी बात है कि उस देश में फेडरल सिस्टम तो सफल होगा ही। इसके साथ साथ कुछ स्टेप हैं, कुछ पॉलिसीज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एडॉप्ट किए गए ताकि फेडरल सिस्टम को और रेशनल बनाया जाए और इफिशिएंट बनाया जाए। और वो स्टेप क्या क्या हैं, तो 3 स्टेप की यहाँ पर चर्चा की गई है। पहला, लिंग्विस्टिक स्टेट। फर्स्ट वन इज द लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकेंड वन इज द लैंग्वेज पॉलिसी, एंड थर्ड वन इज द सेंटर स्टेट रिलेशन। These 3 states that are going to be adopted by the Indian government to make the federal system more efficient, more effective. ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब एक का कर इन तीनों पॉलिसी को डिस्कस करना है। फर्स्ट नंबर, लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है वैसे राज्य जो लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए हैं। और आपके बुक में ये बात मेंशन किया गया कि क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो लोकतांत्रिक राजनीति का जो फर्स्ट और जो मेजर टेस्ट है, वो फर्स्ट और मेजर टेस्ट क्या है? लिंग्विस्टिक स्टेट को क्रिएट करना,
लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाना। और यहाँ पर ये बात भी बोला गया है कि 1947 के इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखोगे और आज के इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। 1947 में ही कई सारे ओल्ड स्टेट के बाउंड्री को चेंज किए गए और चेंज कर कर नए स्टेट बनाए गए। और जो नया स्टेट बनाया जा रहा था उसमें इस बात को इंश्योर किया जा रहा था कि पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। जो नए राज्य बनाए जा रहे थे उसमें इस बात को इंश्योर किया जा रहा था कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहें, एक ही स्टेट में रहें। आज कई सारे ऐसे स्टेट देखने को मिल जाएंगे जो लैंग्वेज के बेसिस पर बने हैं। गुजरात हो गया, गुजराती के लिए बना है। महाराष्ट्र हो गया जो मराठी के लिए बना है। पंजाब हो गया जो पंजाबी के लिए बना है। तो 1947 में कई सारे ओल्ड स्टेट को बाउंड्री को चेंज किया गया और नया स्टेट बनाया गया और इसमें इस बात को इंश्योर किया गया कि भाई देखो एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहें। ठीक। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बने हैं बल्कि कल्चर, इथनिसिटी और जियोग्राफी के बेसिस पर बनाए गए। इथनिसिटी ए वर्ड का मीनिंग पॉलिटी चैप्टर 1 में बता चुके हैं। और वो कौन कौन से राज्य हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बने हैं, तो राज्य आपके बुक में दिया गया है। नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। ये वो राज्य हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बने हैं बल्कि कल्चर, इथनिसिटी और जियोग्राफी के बेसिस पर बने हैं। देन हियर इट इज सेड कि जब 1947 में जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिपेंडेंस के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से ये डिमांड किया जाने लगा कि एक लैंग्वेज के बेसिस पर एक स्टेट बनाया जाए। तो उस समय जो नेशनल लीडर्स थे इस डिमांड को रेसिस्ट कर रहे थे, मना कर रहे थे, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, देश को डिसइंटीग्रेट कर देगा, देश को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग हिस्सों में तोड़ देगा। इसलिए लैंग्वेज के बेसिस पर राज्य बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस समय वो इस डिमांड को रेसिस्ट की, मना किए। लेकिन जब डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगा, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होने लगा, फिर फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया और जो फाइनल रिजल्ट मिला वो उनके डर से बिल्कुल अपोजिट था। वो जो डर रहे थे ना कि देश टूट जाएगा, लेकिन देश टूटा नहीं, बल्कि रिजल्ट ये हुआ कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट बना है उसने देश को और ज़्यादा यूनाइट किया है और एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर किया है और आसान किया है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना ये हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद रहा। ये हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद ही रहा ना कि हम लोगों ने लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए और इसने देश को और यूनाइट किया, एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर किया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉलिसी था रिगार्डिंग सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। सेकंड पॉलिसी की ओर मूव करते हैं। सेकंड पॉलिसी इज द लैंग्वेज पॉलिसी। सेकंड पॉलिसी हमारा लैंग्वेज पॉलिसी है। और देखिए यहाँ क्या बोला गया कि जो सेकंड टेस्ट है इंडियन फेडरेशन के लिए वो लैंग्वेज पॉलिसी है। सेकंड टेस्ट इंडियन फेडरेशन के लिए क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी है। और यहाँ पर ये बोला गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डिड नॉट गिव अ स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस किसी भी लैंग्वेज को नहीं देता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करता है। आप सुने होंगे हिंदी, तो वो जनरली बोल दिया जाता है, कुछ टीचर बोल देते हैं, वो बात की बात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे देश में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर ज़रूर किया गया है और जो हिंदी है वो कितने परसेंट भारतीयों का मदर टंग है, 40% भारतीयों का मदर टंग है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है और हिंदी जो है वो 40% भारतीयों का मदर टंग है। और हिंदी के अलावे 21 लैंग्वेज और है जिसको शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा।
मतलब टोटल शेड्यूल लैंग्वेज कितने हो गए? 22 हो गए। अगर हिंदी को इंक्लूड करिएगा तो 22 हो गए ना, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया? बिसाइड हिंदी ना, बिसाइड हिंदी। अगर हिंदी को छोड़ते हैं तब 21, हिंदी को मिलाते हैं तो 22 हो जाएगा। तो भारत में आप क्या देखते हो कि हिंदी को तो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, इसके साथ साथ शेड्यूल लैंग्वेज 22 शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसके अलावा जो राज्य हैं, राज्य भी अपना कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है, चुन सकता है। तो देखिए हमारी लैंग्वेज पॉलिसी कितना बेहतर है। आपके बुक में जैसा कि बताया गया कि श्रीलंका में क्या हुआ था, याद कीजिए श्रीलंका में क्या हुआ था कि श्रीलंका में एकमात्र लैंग्वेज जो सिहाला लैंग्वेज था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया और बाकी लैंग्वेज को वहाँ डिसरिगार्ड किया जा रहा है। हमारे देश में भी जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है, लेकिन यहाँ बाकी लैंग्वेज को डिसरिगार्ड नहीं किया जा रहा, बल्कि 21 दूसरे लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जा रहा है। राज्य को भी ये अधिकार दिया गया कि आप अपना ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी तो बहुत अच्छा है, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी कंपेयर टू श्रीलंका तो बहुत अच्छा है। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखोगे तो जो इंग्लिश का जो यूज़ था ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में वो 1965 के बाद रोक देना था। शुरुआती दौर में मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनकर रेडी हो गया तो 2 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। और ये मतलब बोला गया था कि 1965 के बाद इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, रोक दिया जाएगा और फिर हिंदी ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1965 के बाद क्या हुआ कि जो कई सारे ऐसे राज्य थे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग थे, जो हिंदी जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज नहीं बोला जाता था, वो राज्य क्या करने लगे, वो डिमांड करने लगे कि इंग्लिश को भी क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि वो बोलने लगे कि देखिए आप हिंदी हमारे ऊपर थोप रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इंग्लिश को भी कंटिन्यू करिए एज ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर थोड़ा बहुत वहाँ पर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच थोड़ा नोक झोंक हुआ और फिर फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्री कर दिया कि चलो भाई ठीक, हिंदी के साथ साथ जो है इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। और अभी फ़िलहाल हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात कर लिया जाए तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके अलावे 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज 2 हैं लेकिन इसके अलावा 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। इसके साथ साथ राज्य भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमारा लैंग्वेज पॉलिसी था फेडरलिज्म को बेहतर करने के लिए। ठीक है, ये टॉपिक भी क्लियर है। बुक को थोड़ा लाइन बाय लाइन पढ़िएगा आप लोग, तो चीज़ें और आपको बेहतर वे से समझ में आएगा और एक बेटर अप्रोच बना पाइएगा। नेक्स्ट वन की अगर बात कर लिया जाए तो सेंटर स्टेट रिलेशन कह लीजिए या सेंटर स्टेट पॉलिसी कह लीजिए। आपके बुक में दिया गया है सेंटर स्टेट रिलेशन, उसको सेंटर स्टेट पॉलिसी भी कह सकते हो। और यहाँ पर क्या बोला गया कि रीस्ट्रक्चरिंग सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन को रीस्ट्रक्चर करना। रीस्ट्रक्चर करना एक और तरीका है जिस तरीके से हमारे देश में फेडरलिज्म मजबूत हुआ है। सेंटर और स्टेट का रिलेशन रीस्ट्रक्चर हुआ जिसके कारण हमारे देश का जो फेडरल सिस्टम है वो और मजबूत हुआ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कर देना, पावर शेयरिंग कर देना कि देखो लेवल 1 के पास इतना पावर है, मैंने स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर है, तो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट तो हो गया। लेकिन जो लीडर हैं, जो रूलिंग पार्टी हैं, अगर वो इस अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तब तो फिर कैसे होगा। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पावर को शेयर किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच। लेवल 2 के पास कुछ पावर दे दिया जाता है, लेवल 1 के पास कुछ पावर दे दिया जाता है। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है, अगर रूलिंग पार्टी इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करेगा तो फिर फेडरल सिस्टम कैसे सफल हो पाएगा। तो ही चीज़ बोला गया यहाँ पर। और एक टाइमलाइन दिया गया है, वो टाइमलाइन 1990 का है। उसके पहले का क्या कंडीशन है सेंटर और स्टेट के बीच, और उसके बाद का क्या कंडीशन है सेंटर और स्टेट के बीच। और देखिए 1990 के पहले आप ये देखते हो कि सेम पार्टी रूल बोथ एट सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट।
एक ही पार्टी है जो लंबे समय तक, भारत को जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद लंबे समय तक जो है वो पार्टी सेंटर में भी रूल कर रहा है और कई सारे राज्यों में भी रूल कर रहा है। और वो पार्टी कौन सा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी, इसको आप जानते ही होंगे। तो एक ही पार्टी जो है सेंटर में भी रूल कर रहा है और कई सारे राज्यों में भी रूल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात कर लिया जाए तो अपने राइट्स को एक ऑटोनोमस फेडरल यूनिट के रूप में यूज नहीं कर पा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट फेडरल यूनिट के रूप में अपने पावर को यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक ही पार्टी का सरकार सेंटर में भी है और कई सारे राज्यों में है। और उस समय क्या हो रहा था कि अगर राइवल पार्टी अगर स्टेट में रूल करना शुरू करता था तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज करता था और इस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता था। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सरकार अगर राज्य में नहीं बनता था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करता था? उस पार्टी को सरकार जो उस राज्य में है उसको डिसमिस कर देता है। तो ये फेडरलिज्म थोड़े हुआ, ये तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेडरल सिस्टम का जो स्पिरिट है वो तो अंडरमाइन हो गया, कुचल दिया गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दिए गए हैं ना। अब स्टेट गवर्नमेंट में अगर दूसरा पार्टी का सरकार आ जाएगा तो उस स्टेट गवर्नमेंट को आप डिसमिस कर दीजिएगा, तो उसको पावर कैसे मिला? पावर तो फिर वो अपने पावर को यूज कर नहीं पाया। तो 1990 के पहले का सिचुएशन ये था। फिर 1990 के बाद का सिचुएशन क्या हुआ? तो हियर इट इज एडेड कि ये वो पीरियड है जिस पीरियड में आप क्या देखते हो कि कई सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होने लगे, राइज होने लगे कई सारे राज्यों में। 1990 के बाद कई सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कई सारे राज्यों में इमर्ज हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप क्या देखते हो? दिस वाज बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ कोलिशन एट द सेंटर। सेंट्रल लेवल पर अगर देखा जाए तो एक पार्टी का सरकार नहीं बन रहा है, बल्कि कई पार्टियों का सरकार बन रहा है, जिसको आप कोलिशन गवर्नमेंट कहते हो। क्यों बन रहा है? क्योंकि कोई सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी जो है लोकसभा में मिल ही नहीं रहा है। किसी भी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी सीट लोकसभा में नहीं मिल रहा है। सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 50% + 1 चाहिए। किसी भी पार्टी को 50% + 1 सीट आ ही नहीं रहा है। अब जब नहीं आ रहा है तो फिर जो मेजर नेशनल पार्टी है वो क्या कर रहे हैं? सेवरल रीजनल पार्टी के साथ एलायंस बना रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं। और अगर गठबंधन बनाएंगे तो उनको पावर तो देना पड़ेगा। यहाँ क्या देख रहे थे कि राइवल पार्टी की सरकार आ रही थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस राइवल पार्टी के स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे रही थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर सरकार जो है सेंट्रल लेवल पर किसी एक पार्टी का नहीं बन रहा है, बल्कि कई पार्टियों के सहयोग से बन रहा है, वैसे में उस पार्टी का सहयोग लेकर अगर आप सरकार बना रहे हो और उस पार्टी का सरकार अगर किसी राज्य में है, तब तो आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते हो। अगर आप डिसमिस करोगे तो लोकसभा में वो अपने सपोर्ट को वापस ले लेंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर पावर शेयरिंग के नए कल्चर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर मिला हुआ है उस पावर को अब रेस्पेक्ट किया जा रहा है। मतलब जैसे ही कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार आई तब सेंट्रल गवर्नमेंट की सारा हेकरी निकल गई कि अब जो है स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना होगा, अदरवाइज सेंटर में सरकार नहीं बना पाएंगे। तो ये एक टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन बता रहा है कि इससे पहले का फेडरल सिस्टम कैसे काम कर रहा था और इसके बाद का फेडरल सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये टाइमलाइन क्लियरली बता रहा है कि इससे पहले अच्छे से फेडरल सिस्टम काम नहीं कर रहा था और यहाँ के बाद आप ये देखते हो कि फेडरल सिस्टम और बेहतर होता है। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कुछ यहाँ पर देखिए फिगर भी दिए गए हैं। ये 1990 के पहले का फिगर है जिसमें देखिए इंदिरा गांधी है। ये सब कई सारे राज्य हैं जो पावर लेने के लिए इंदिरा गांधी के पास आया है कि मुझे पावर दे दीजिए, पावर दे दीजिए।
और ये जो कार्टून है, ये कार्टून 1990 के बाद का कार्टून है जो दिखा रहा। देखिए ये सीट पर बैठे हुए हैं, ये सीट में देखिए कई सारे फेस दिखाए गए हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के हैं। मतलब आप सीट पर तो बैठे हो, लेकिन आपका जो सीट का बेस है, बेस के रूप में हम काम कर रहे हैं। अगर हम हट गए तो फिर आप गिर जाइएगा, वो कुर्सी पर बैठ नहीं पाइएगा। तो अगर आपको हम बैठाए हुए हैं कुर्सी पर, तो आपको भी हमको पावर देना होगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, वो बेस वाले पोर्शन से हट जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें क्लियर है। अब इसमें इस चैप्टर में एक टॉपिक बच गया है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हालांकि उससे पहले एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पर शेड्यूल लैंग्वेज दिए गए हैं, आप इस शेड्यूल लैंग्वेज को थोड़ा देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इस शेड्यूल लैंग्वेज को थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, ओके। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।